रोहित हेयर। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स बिहाइंड द रिसेंट आरआरबी प्रोटेस्ट। देखिए, आरआरबी प्रोटेस्ट तो हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि पटना में पूरा ट्रेन को बाधित कर दिया गया, इलाहाबाद में बाधित कर दिया गया। पर उसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा और इतना मेजर प्रोटेस्ट हो गया। तो इस चीज़ को जब हम लोग समझेंगे तो हम लोग इकोनॉमिक्स के जो कुछ हमारे टर्म्स हैं एग्जाम के लिए, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। इन सब चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में देखकर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी समझदारी भी डेवलप करेगी और हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है आरआरबी प्रोटेस्ट का। अगर आप हाल फिलहाल देखेंगे तो रिजर्वेशन का मांग कभी जाटों के द्वारा उठाया जा रहा है, कभी पटेल्स उठा रहे हैं, कभी मराठीज उठा रहे हैं, और फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू कम अप विथ अ 10% ऑफ द ईडब्ल्यूएस कोटा फॉर द जनरल कैटेगरी। रिजर्वेशन कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है। रिजर्वेशन के थ्रू आप देखने की कोशिश अगर आप करेंगे तो रिजर्वेशन में आप क्या एम्प्लॉयमेंट में सरकारी जो नौकरी है उसमें आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसके पीछे अगर मुख्य कारण देखेंगे तो जॉब आ जाएगा, जॉब क्रिएशन। अभी देश में जॉब क्रिएशन की कमी है और यही जॉब क्रिएशन की कमी को आप पाएंगे कि यही आरआरबी जो रिसेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे भी सिलेबस चेंज, ये चेंज, वो चेंज, ठीक है वो सब तो पेरिफेरल चीज़ हैं, पर अगर उसके मूल में जाएंगे, अगर आप उसके कोर में जाएंगे तो देखेंगे कि देश में एक जॉब की क्राइसिस है और हम लोग एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़े हैं कि जहां पर युवा बेरोजगार है और हमारे देश में जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। फिर एक नया डिबेट ओपन हो जाता है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है हमारा, पर जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज डीकपल्ड विद द जॉब क्रिएशन इज सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। फिर इस चीजों पर बहस हो जाएगी और फिर बहुत बड़ा बहस हो जाएगा। पर यह चीज आपको क्लियर कट होना चाहिए कि जो रिसेंट आरआरबी प्रोटेस्ट है उसके मूल में जॉब क्रिएशन है, जॉब नहीं है, इसलिए यह प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर जो रिजर्वेशन की मांग उठ रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, डिफरेंट समुदाय के द्वारा, वहां भी आप ये पाएंगे कि उसके मूल में जॉब, एब्सेंस ऑफ द जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी ही मेन रीजन है। और इसको हम लोग देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं और इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं इन परिप्रेक्ष्य में, तब हम लोग चीजों को समग्रता से समझ पाएंगे। लेट अस मूव। पहले अगर आपको डेटा लिया जाए कि व्हाट डज द स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अभी जो रेलवे का जो एग्जाम हुआ, जो आरआरबी का एग्जाम हुआ, उसमें जो बहाली निकली थी वो थी 35,281 बहाली थी, वैकेंसी थी। लोगों ने फॉर्म कितना फिलअप किया, तो लोगों ने तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। यू कैन इमेजिन कि मतलब 35,000 पद के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म को भरा है। मतलब ये जो पिक्चर है, ये जो डेटा है, ये क्लियर कट दो चीज को दर्शाता है। एक चीज कि इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब, और द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताता है कि इट डिपिक्ट अ सीवियर जॉब क्राइसिस इन द कंट्री। क्यों? इतनी पद के लिए इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एक जॉब क्राइसिस तो है। इस डेटा से ये दो चीज तो एकदम परिलक्षित होता है, एकदम क्लियर होता है कि लोगों को सरकारी जॉब के प्रति रुझान ज्यादा है। अब क्यों रुझान है अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। और देश में एक एक्यूट जॉब क्राइसिस है, नो वन कैन डिनाई दिस। आपको यहां पर मैं बताते चलूं, डिस्क्लेमर देते चलूं कि आज मैं कुछ डेटा लेकर अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करूंगा। वो जो डेटा रहेंगी वो CMIE का डेटा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू डेटा तो रिलीज नहीं करती है एम्प्लॉयमेंट पर, जॉब पर, पॉवर्टी पर। तो CMIE क्या है? इट इज अ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमिक, एक बहुत ही रेपुटेड संस्थान है जो रिसर्च करते रहता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स पैरामीटर पर। तो मैं जो भी डेटा लूंगा, जो भी बात रखूंगा, वो CMIE के मार्फत रखूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से कोई डेटा रिलीज नहीं कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने इन दोनों चीज को इस डेटा से वेरीफाई कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब बात आगे बढ़ती है कि व्हाई द डिमांड फॉर द गवर्नमेंट जॉब इज हाई। अभी हमने आपको बताया कि इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब है, पर क्यों इतना, आखिर में ऐसा क्या है व्हाई द डिमांड फॉर द गवर्नमेंट जॉब इज हाई। अगर आप बहुत ही लेमैन टर्म्स में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब में इसलिए डिमांड ज्यादा है क्योंकि एक ये सिक्योरिटी प्रोवाइड आपको करता है, जॉब का सिक्योरिटी है, कोई हमको निकाल नहीं पाएगा। अभी आप देखिए कोविड के टाइम में कितने प्राइवेट लोगों की नौकरी चली गई, तो जॉब सिक्योरिटी तो यहां पर है।
दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत पुअर पे करता है, वहां पे सैलरी अच्छी नहीं है, पर गवर्नमेंट में तो तय है कि डी ग्रेड का कर्मचारी है तो उसको इतना मिलेगा, सी ग्रेड का कर्मचारी है तो इतना मिलेगा, बी का इतना है तो ए का इतना है। तो यहां पर एक प्रॉपर पे स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको, बट दैट पे स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के प्रति रुझान और ज्यादा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में देखेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या होता है, जो टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, जो टेस्ट देकर पास करते हैं एग्जाम को, वो क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन आप मैक्सिमम जॉब में देखेंगे कि सिंपल बैचलर रहता है। टेस्टिंग आप देखेंगे तो या तो +2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है या ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर स्किल की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जब तक आपको पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है, आपको वहां पर जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं, अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में जाते हैं, तो आपको वीविंग आना चाहिए। अगर आपको वीविंग नहीं पता है तो आप काम आपको नहीं मिलेगा। पर गवर्नमेंट जॉब के केस में क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, एग्जाम में अप्लाई कर दीजिए। टेस्टिंग क्या है, +2 का रीजनिंग पूछता है, मैथ पूछता है, जनरल स्टडीज पूछता है, तो ये सब लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होती है। तो ये दोनों भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आगे इस चीज़ को मैं रिलेट करूंगा कि बैचलर का है और सिंपल टेस्टिंग है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है। अगर इस चीज़ को और हम लोग समग्रता में देखें तो हम लोग पाएंगे कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को प्रॉपर स्किल्स नहीं देते हैं। मतलब वो मार्केट के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं। जब मार्केट के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब प्राइवेट सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो बच्चे स्किल की डिग्री तो लेते हैं पर टेक्निकली अनस्किल्ड होते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर वो सरकारी नौकरी की तरफ घूम बैठते हैं जहाँ पे सिंपल एक बैचलर की डिग्री की जरूरत होती है और +2 और ग्रेजुएशन लेवल का मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह का एग्जाम होता है। इसलिए भी गवर्नमेंट जॉब के प्रति रुझान बच्चों की ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो हाल में जो आरआरबी का प्रोटेस्ट हुआ वो बेसिकली 2 राज्यों में केंद्रित रहा, बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार हब रहा, उत्तर प्रदेश में स्पिल ओवर करता है, पर प्रश्न फिर वही उठता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं हरियाणा में हुआ, क्यों नहीं राजस्थान में हुआ। अगर आप डेटा को देखते हैं, ये डेटा सब कुछ बताता है। अभी हमने बताया कि 2017-18 का जो डेटा है वो एनएसओ का डेटा जो है वो ये कहता है कि 96% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बिहार, अगर इस चीज को आप पूरा जोड़ दे, 96% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बिहार जो है वो जनरल कोर्स करता है। जनरल कोर्स का मतलब क्या हो गया, इतिहास पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा, जूलॉजी पढ़ेगा, हिंदी साहित्य पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा। वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, वो एमबीए नहीं कर रहा है, वो आईटीआई का स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं कर रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर स्किल सेट का कोर्स नहीं कर रहा है। जब वो जनरल कोर्स कर रहा है तो फिर उसके पास प्राइवेट सेक्टर में रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो स्किल्ड लोगों को खोजता है। पर्टिकुलर उसको स्किल होना चाहिए, उसको वेल्डिंग आना चाहिए, फिटर होना चाहिए, तब तो वो करेगा। पर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब सब्जेक्ट लेगा। जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट लेगा तो आप कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, आप फिट बैठ रहे हैं बैचलर वाले में। क्वालिफिकेशन जहाँ पे बैचलर की जरूरत है, +2 का मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, जो कि सरकारी जॉब में ही पूछा जाता है। तो आपकी रुझान सरकारी जॉब की तरफ बढ़ जाएगी। और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जो बच्चे जनरल कोर्स लेते हैं वो 86% बच्चे लेते हैं और यहाँ पर 96% बच्चे लेते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि सरकारी जॉब के प्रति उत्तर प्रदेश और बिहार एक गढ़ के रूप में परिलक्षित होता है। वहाँ के बच्चे सरकारी जॉब में जाना पसंद करते हैं। और भी कारण है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ये सब भी कारण हैं। पर मुख्य कारण ये दोनों हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो बच्चे सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं। और आप जो सीवियर जॉब क्राइसिस है, इसीलिए आप देखते हैं कि लगातार रिजर्वेशन की मांग उठती है कि हमें रिजर्वेशन दीजिए, इनको दीजिए। क्यों? जब रिजर्वेशन मिलेगा तो हो सकता है इनका रिजर्वेशन के चलते कट ऑफ कम जाएगा सरकारी जॉब में, तो फिर वहीं पर बात घूम के आ जाती है कि हमने अपने बच्चों को टेक्निकल कोर्स नहीं दिया, स्किल्स नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को जनरल कोर्स की पढ़ाई करवाई है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक पैरामीटर्स। इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या कहते हैं? एक इकोनॉमिक पैरामीटर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और ये पैरामीटर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन
It is the part of the population which is able and willing to work. मतलब जो सक्षम भी है और काम करना भी चाहता है. तो अगर मानते हैं कि एक देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40% है और एक देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% है, तो अच्छा कौन देश है? ये देश अच्छा है. क्यों? यहां की जनता सक्षम भी है काम करने के लिए और काम करना भी चाहती है. अगर किसी देश का 40% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इसका मतलब कि यहां पर जनता काम नहीं करना चाहती है. क्यों नहीं काम करना चाहती है? वो उम्मीद हार चुकी है. उसको लगता है कि हमें जॉब मिलेगा ही नहीं. जॉब का इतना एक्यूट क्राइसिस है कि मतलब वो स्पिल ओवर इफेक्ट है कि उसने अपना उम्मीद खो दिया है. उसको लगता ही नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा. तो किसी भी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए, एक अच्छे इकोनॉमी के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई होना चाहिए. लोगों में उम्मीद होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि हमें नौकरी मिलेगा. अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को आप टेक्निकली देखें तो ये होता है लेबर फोर्स बाई टोटल पॉपुलेशन या लेबर फोर्स बाई पर 1000 पीपल भी आप काउंट कर लेते हैं और उसको आप एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं. ये उतना हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर चीज को आप समझें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत के केस में क्या है? अभी 40% है. भारत की तुलना में जो दूसरे इकोनॉमी है, जो बराबर की इकोनॉमी है, चाइना वगैरह, वहां पे 60% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. मतलब जो हमारी जो जनता है, इसका मतलब कि आवर पीपल आर dispirited to focus on employment. मतलब हमारे लोग उम्मीद हार चुके हैं कि हमें जॉब मिलेगा. और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का भारत का 40% होना अपने आप में दुखद है, जबकि इसके कंपैरेटिव इकोनॉमी में 60% है, 55% है, 50% है. तो ये दुखद है. और ये इकोनॉमिक पैरामीटर हमें ये दर्शाता है कि देश में एक सीवियर जॉब क्राइसिस है. क्यों? हमारी जनता ही उम्मीद हार चुकी है कि हमें नौकरी मिलेगा. दूसरा एक पैरामीटर है ये जो डेटा CMIE का डेटा था. अगर आप इंप्लॉयमेंट रेट देखें तो 2016 में इंप्लॉयमेंट रेट 43% था. अभी जो इंप्लॉयमेंट रेट घट के आ गया है 37% 2021 में. सोर्स क्या है? CMIE, जो बहुत ही रेपुटेड संस्थान है, उसका डेटा है. इंप्लॉयमेंट रेट गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया. अगर लोग इंप्लॉयड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, इसका मतलब कि मार्केट में जॉब नहीं है. जब मार्केट में जॉब नहीं है तो जनता क्या कहेगी? रिजर्वेशन दो. जनता क्या कहेगी कि 10 बहाली है, 1 लाख लोग बैठेंगे, तो गुस्सा फूटना तो लाजमी है. वो RRB का एग्जाम हो या स्टेट PCS का एग्जाम हो या UPSC का एग्जाम हो, अगर बहाली ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा लोग एब्जॉर्व होंगे, तो लोगों में गुस्सा कम रहेगा. तीसरी बात आप देखते हैं कि शिफ्टिंग एक नेचर पाया गया है. हम लोग ये देखते हैं कि रेगुलर सैलरी जॉब के से कैजुअल वर्कर, इस कोविड वगैरह के टाइम में जो रेगुलर पे स्केल पर लोग थे, उनको कंपनी अनसस्टेनेबल हो गई. आपने लॉकडाउन लगा दिया, नेशनल लॉकडाउन. इतना कंपनीज बंद हुए हैं कि जो रेगुलर सैलरी जॉब से लोगों को अपना कैजुअल वर्कर की तरफ ढकेल दिया. जब कैजुअल वर्कर वो बनता है तो उसका सोशल सिक्योरिटी नेट चला जाता है, उसका पेमेंट रेगुलर नहीं होता है, कुछ भी रेगुलर नहीं होता है. तो उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि आप एज भी आपका लिमिट ज़्यादा होता है, वो सरकारी नौकरी की तरफ भागता है. जब सरकारी नौकरी की तरफ भागता है तो भीड़ होती है, और जब भीड़ होती है तो कम संख्या पर मारपीट ज़्यादा है, और ये RRB की तरह के प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे 35,000 नौकरी के लिए 1.25 करोड़ युवा संघर्षरत हैं. अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपने तो ये तो बता दिया कि जॉब क्राइसिस है, हम लोगों ने सब्सटेंशिएट तो कर दिया कि जॉब क्राइसिस है, पर अब ये प्रश्न उठता है कि जॉब क्राइसिस का निदान क्या है. देखिए, जॉब क्राइसिस का निदान कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है. जॉब क्राइसिस का निदान अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, पर सरकार और बाबू जो बैठे हुए हैं उनको रेड टेपिज्म से फुर्सत मिले तब तो, उनको कमीशन से फुर्सत मिले तब तो. ये दुखद है पर ये सच्चाई है. इस चीज़ को कोई
मना नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि जॉब क्रिएट किया जाए तो जॉब क्रिएट करने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि नए फर्म खुले न्यू फर्म खुलना चाहिए। न्यू फर्म क्यों खुलना चाहिए? अगर एक इंडस्ट्री ये है ऑलरेडी सेटल्ड है, अगर ये इंडस्ट्री ऑलरेडी सेटल्ड है, अगर इसको एक्सपेंशन करना है तो इसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेबर फोर्स है, सब चीज़ है। पर अगर एक समतल ज़मीन है, हमें एक नया उद्योग बनाना है, जब नया उद्योग बनाना है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लोग का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा बनिस्पत के इसके। इसीलिए हमें नए फर्म को खोलना होगा। तो पेस एंड स्केल ऑफ द जॉब क्रिएशन विल डिपेंड ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स। ये याद रखिएगा कि जब नया फर्म खुलेगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। पर नया फर्म क्यों खोलेगा? कोई तभी खोलेगा जब आपके पास रेगुलेशन कम होगा, लेस रेगुलेशन होगा। लेस रेगुलेशन का मतलब क्या होगा? मिडिल मैन कम होंगे। जब मिडिल मैन कम होंगे तो इसके मिडिल मैन आप कम कैसे करेंगे? सारी चीज़ों को आप डिजिटल करिए। अभी भी आप पाते हैं कि डिजिटल इंडिया कितना भी आप बोले पर ये ज़मीन पर नहीं है। बहुत ऐसे विभाग हैं जहाँ पे अभी भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। जहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वहाँ पे एक मिडिल मैन आ गया और वो एक कमीशन का एक स्रोत बनता है। सारा डॉक्यूमेंट आप डिजिटली लीजिए। तो आप लेस रेगुलेशन क्रिएट करिए। जब लेस रेगुलेशन रहेगा तो नए फर्म खुलेंगे। ध्यान रहना चाहिए कि जो भी नया फर्म खोलेगा वो तो प्रॉफिट के लिए खोलेगा। प्रॉफिट तभी होगा जब आप उनको कुछ ना कुछ रियायत देंगे। तो मतलब गुड रिटर्न्स उनको मिलने के लिए आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो गुड रिटर्न कैसे क्रिएट होगा? आप टैक्स टेररिज्म बंद करिए। आप देखिए कि लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार 50 नोटिस दे देती है, उसी का पैसा टीडीएस में काटती है और 50 नोटिस दे देती है। अब कंपनीज बड़े बड़े कंपनीज को इतना हैरेस करती है, जैसे आपने वोडाफोन अगर डील सुना होगा तो उस कंपनी को कितना हैरेस की है सरकार, अंत में उसके पक्ष में जजमेंट आ जाता है। अभी आप डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को देखिए, उसका अनिल अंबानी के साथ केस चलता है। अनिल अंबानी केस जीत जाता है, अनिल अंबानी केस जीत जाते हैं, फिर भी उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि कोई इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा जब आप उसको प्रताड़ित करेंगे? टैक्स टेररिज्म आप करेंगे। अपना टैक्स, अरे आप टैक्स बेस बढ़ाइए। टैक्स बेस बढ़ाने के बजाय उद्योगपति को परेशान करेंगे। जब उद्योगपति को परेशान करेंगे तो उद्योगपति निवेश नहीं करेगा। जब उद्योगपति निवेश नहीं करेगा तो आपके पास जॉब क्रिएट नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उससे भी आप सबसे अच्छा अगर आप तरीका निकालना चाहते हैं तो एक अच्छा उपाय ये होगा कि एक ऐसे सेक्टर को चुनिए जो बहुत जॉब क्रिएट करता है, जो सेमी स्किल्ड लेबर को यूज करता है, सेमी स्किल्ड लेबर को यूज करता हो और लेबर पार्टिसिपेशन खूब हो, लेबर इंटेंसिव हो। सेमी स्किल्ड हो, लेबर इंटेंसिव हो। कौन से वैसे सेक्टर हैं? टेक्सटाइल, लेदर, ये सब वो सेक्टर हैं जो भरपूर में मतलब थोक के भाव में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और सेमी स्किल लोग भी उसमें खप जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम सरकार को ज़रूरत है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर फोकस करे, लेदर इंडस्ट्री पर फोकस करे। हम लोग बांग्लादेश से पिछड़ जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। तो सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए इंसेंटिव लेकर आए और सरकार बच्चों को प्रॉपर स्किल दे। अगर स्किल्स नहीं देगा जॉब क्रिएट नहीं होगा। पता चला कि भारत में एप्पल अपना कंपनी खोल रहा है, उसको प्रॉपर स्किल्स नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो उसको चाइना से आदमी लाना पड़ेगा, विदेश से आदमी लाना पड़ेगा। उसके मार्फत ये होना चाहिए कि हमारे पास इतने स्किल्ड लेबर होने चाहिए, इतने सस्ते में लेबर अवेलेबल होना चाहिए कि एक कंपनी खोले, सारा भारत के युवाओं को एब्जॉर्ब करे, जॉब क्रिएशन होगा। जब जॉब क्रिएशन होगा तो सरकारी नौकरी की तरफ इतनी मारपीट नहीं बढ़ेगी और इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब आपके लिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है मेंस के लिए। आप इस मेंस का प्रश्न लिखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे टेलीग्राम लिंक में करेंगे। हमारा टीम इवेलुएट करके आपको फीडबैक दे देगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट जॉब ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल इन लॉन्ग रन, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। खूबसूरत प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारा डिटेल नहीं दिया है ताकि आप अपना भी दिमाग लगा के इस प्रश्न का उत्तर लिखें, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से लिखेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।